हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आईआर चल रहा है और आईआर में हम महत्वपूर्ण संगठन को देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों बनते हैं और क्या उनका कार्य रहता है, उनका एक्चुअली में पर्पस क्या रहता है, किस लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो रहेगा महत्वपूर्ण चैप्टर जो आईआर के संबंध में, वो दोस्तों हम देखें यूएनओ। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्यों बना और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, मुख्यालय कहाँ है, इसमें कौन कौन से देश हैं और इसके कितने अंग होते हैं। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सब को दोस्तों हम कवर करेंगे। और आपने एक बार इसको बिल्कुल क्लियर कर लिया है तो दोस्तों फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप इस यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यूएनओ को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड देखते हैं। इसके पहले की कुछ स्टोरी है दोस्तों, उसको हम देखेंगे कि यूएनओ को क्यों बनाया गया, क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि यूएनओ को बनाना पड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। कब? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। आपको पता होगा कि दो गुट थे विश्व में, वर्ल्ड में। एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। अगर देखें तो दोनों, जो जर्मनी है, इटली है, ये एक तरफ थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका ये दूसरी तरफ थे। तो दोनों के बीच ऐसे काफ़ी गुट थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, इसमें काफ़ी देश थे और वह आपस में लड़ते थे बिना कोई वजह के, कोई वजह ही नहीं थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद में काफ़ी नरसंहार हुआ, जो कि दोस्तों एक देश दूसरे देश पर मिसाइल से हमला करेगा, दूसरा देश उस पर हमला करेगा, तो क्या होगा? नुकसान नेचर का ही होगा, प्रकृति का होगा, मतलब जो मानव संपदा है उसको नुकसान होगा, सब मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सब तरीके से आर्थिक क्षति होगी। अब दोस्तों 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये काफ़ी, इसमें काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी तबाही हुई। फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर दोस्तों 1939 से 1945 तक ये दोस्तों चला 6 वर्ष के लिए। पहला 4 वर्ष के लिए, दूसरा 6 वर्ष के लिए। इसमें दोस्तों और भी तबाही हुई, और भी दोस्तों एक दूसरे पर दागे जा रहे थे मिसाइल, और एक दूसरे से मतलब हवाई फायर हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो काफ़ी जो नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और हर देश क्या है दोस्तों कि वो हथियार बना रहा था और सारा उसका खजाना था सब खर्च कर दिया उसने। एक देश दूसरे देश को मार रहा था, वो उसको मार रहा था, ऐसे दोस्तों युद्ध लगातार चलता रहता था। ठीक है, तो 2 वर्ल्ड वार हुए दोस्तों, मतलब आपस में सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, कोई वजह ही नहीं थी, वजह बहुत छोटी थी दोस्तों। तो ये 2 युद्ध हुए। अब इसके बाद में, इसके पहले भी दोस्तों 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद में एक संगठन को बनाया गया था, कुछ संगठन बने थे कि भाई फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, फिर से देश आपस में न लड़े, लेकिन वो जो संगठन था वो मतलब इतना उसका प्रभाव पड़ा नहीं। फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी ऐसा हुआ कि अब अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है दुनिया में तो क्या होगा? दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब क्या है, आधुनिक समय आ गया था और हर सबके पास क्या थी, मतलब परंपरागत हथियार को छोड़कर परमाणु हथियार हुआ करते थे सबके पास। अगर एक देश दूसरे पर दागेगा, दूसरा देश फिर उस पर दागेगा, तो इससे क्या होगा? दुनिया तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि एक छोटी सी, कुछ कह सकते हैं कि एक घटना नहीं होती, वो दोस्तों अच्छी बात ही उसको कह सकते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो कि दोस्तों ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते, आपको पता होगा, वहाँ राजा रानी होते और उसके बाद में प्रधानमंत्री होते। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ब्रिस्टन चर्चिल, और अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ राष्ट्रपति होते। तो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोनों मिलते, मतलब ऐसे ही उनकी मुलाकात होती है। तो ऐसे ही वो चाय पी रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, और उसमें उनको एक उपाय सूझा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बना जाए जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य करे और पूरे देशों को कंट्रोल करे। मतलब कि जो भी कोई एक्टिविटी हो, किसी एक देश का दूसरे देश के प्रति तनाव की स्थिति हो, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से उन दोनों देशों के बीच की समस्याओं को सुलझाया जाए। मतलब युद्ध को कंट्रोल करे, पूरे विश्व में शांति फैलाए, युद्ध को होने ही न दे। ऐसी कोई वर्ल्ड लेवल पर ऐसी क्या हो, ऐसी एक संगठन बनाया जाए। दोनों देशों को ये उपाय सूझता है। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है।
अब उस समय दोस्तों जो देश थे, जो कि दूसरा वर्ल्ड वार तो समाप्त हो चुका था, काफ़ी इतना सारा जो कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन सभी देशों के जो मुखिया है दोस्तों, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चांसलर, जो भी जिस देश में मुखिया रहता है संवैधानिक वास्तविक, उसको दोस्तों बुलाया गया। और 50 देश के क्या होते हैं कि दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक फेमस शहर है, सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है और इन सबको बताया जाता है। आइडिया है दोस्तों जो दोनों देशों ने मिलकर बनाया, ये सभी देशों को वहाँ पर जो कि सैन फ्रांसिस्को में सभी देशों के मुखिया को बुलाया जाता है और उनके सामने आइडिया रखा जाता है कि क्यों ना हम ऐसा एक संगठन बनाए जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य करो और सभी देशों में जो मतलब तनाव है उसको रोके, मतलब वर्ल्ड में युद्ध, जो वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वहाँ युद्ध न होने दे, ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से कार्य करे। तो दोस्तों ये सभी देश क्या करते हैं, इसमें सहमति देते हैं, जो कि आपने देखा होगा अमेरिका का दूसरा शहर है वाशिंगटन डीसी, वहाँ सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं, सभी देश अपनी हामी भरते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे आखिरी में जो हामी भरता है वो रहता है जापान, ठीक है, आप याद रखेंगे। और भारत जो कि दोस्तों शुरू से ही क्या था, भारत जो कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उनके अंडर थे 200 वर्षों तक, तो हम तो पहले ही चाहते थे कि ऐसा क्या हो, एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड लेवल पर एक बॉडी बने जो सबको, जो एक देश दूसरे देश पर ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, वहाँ उसको गुलाम रख रहा है, वहाँ पर ज़बरदस्ती उसके संसाधनों पर अधिकार रखता है, तो वह मतलब सब खत्म हो जाए और सब देश अपने अपने तरीके से स्वतंत्र तरीके से रहें। दोस्तों भारत पहले इसका समर्थक था, तो भारत तो वहाँ पर 50 देशों में जो भारत भी वहाँ पर गया था, तो भारत ने भी हस्ताक्षर किए। और फिर दोस्तों यूएनओ का जो कि मतलब स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो आपको मिलेगा अमेरिका का एक बहुत ही फेमस शहर है जो कि आपने सुना भी होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दोस्तों 17 एकड़ में फैला हुआ एक 39 मंजिला एक इमारत है, उसी एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में दोस्तों यूएनओ का हेडक्वार्टर वहाँ पर है। इसमें 6 अंग होते हैं दोस्तों, यूएनओ में 6 अंग होते हैं, जो कि हम उन अंगों को बारी बारी से देखेंगे। उसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जो आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों यूएनओ को अगर देखें तो इसमें कुल 193 देश है, ठीक। यूएनओ के जो सदस्य मेंबर देश है वो 193 है। 193वां देश जो नया नया शामिल हुआ दक्षिण सूडान, साउथ सूडान है, ठीक है। इसके कार्य करने की अगर भाषा देखें, यूएनओ में जो कार्य होता है 6 भाषा में कार्य यहाँ पर हो सकता है यूएनओ में, ठीक है। लेकिन 2 भाषा ही मुख्य भाषा है, मतलब अधिकतर उनमें ही कार्य होता है, बाकी 4 को भी मान्यता प्राप्त है लेकिन उसमें ज़्यादा कार्य होता नहीं है। सिर्फ अगर देखें तो अंग्रेजी में अधिकतर कार्य होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच जो कि फ्रांस की भाषा है, फ्रांस देश, अंग्रेजी और फ्रेंच में अधिकतर कार्य होता है। लेकिन 4 भाषा को भी और मान्यता प्राप्त है, कुल 6 है, लेकिन 2 में अधिकतर कार्य होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 भाषा और कौन कौन सी, एक तो अगर देखें तो अरबी है, स्पेनिश है, ठीक है। उसके बाद में चीन की जो चाइनीस भाषा है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया, चाइन हुआ, और रसियन, रूस की जो भाषा है दोस्तों वह भी भाषा, ये कुल 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक, चाइनीस, और अगर 2 ये मुख्य, ठीक, कुल 6 भाषा है। लेकिन 2 भाषा में ही कार्य होता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी, और अगर देखें तो ये रसियन, ठीक। ये 6 भाषा है लेकिन 2 भाषा में कार्य अधिकतर होता है, लेकिन 4 को भी मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों बेसिक सी बातें देखी, अब इसको रब करते हैं हम और फिर हम देखेंगे यूएनओ का पूरा स्ट्रक्चर, हम देखेंगे कि किस तरह के उसके 6 अंग और क्या क्या वो कार्य करते हैं। तो इसको रब करते हैं और फिर दोस्तों अब बहुत आसानी से हम जो संरचना है, मतलब यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें रहता है दोस्तों महासभा रहती है दोस्तों। ये महासभा क्या होती है, इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं दोस्तों। मतलब कि अगर देखें तो हर देश को कैसे चलता है, मतलब हमारा देश कैसे चलता है, संसद से चलता है, वहाँ का नियम कानून बनते हैं और पूरे देश में लागू होते हैं। मतलब पहले वहाँ बहस होती है और वह पास होगा, उसके बाद में क्या होगा, कानून बनेगा, कोई एक्ट बनेगा और देश में लागू होगा। तो ऐसे ही क्या है यूएनओ में भी क्या है कि दोस्तों वहाँ पर महासभा है, इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। मतलब ऐसा नियम है यूएनओ में कि जो भी इसका सदस्य है, मतलब सदस्य देश है, जो कि 193 इसके सदस्य देश है दोस्तों, उसमें से 5 व्यक्ति एक देश में से आ सकते हैं। मतलब वहाँ से महासभा में
5 व्यक्ति कम से कम है और जितने भी आ सकते हैं तो वो तो है ही। तो यहाँ 5 सदस्य को रखा गया, 5 सदस्य में से 2-3 तो जाने ही चाहिए, तो महासभा में वो जा सकते हैं। और इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहते हैं, मतलब एक अध्यक्ष रहता है और एक उपाध्यक्ष रहता है। जिस तरह दोस्तों मैंने बताया कि जो उसमें अगर देखें जो हमारी संसद में महासभा रहती है, मतलब संसद रहती है और वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर महासभा होती है, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं और किसी बात को लेकर यहाँ बहस होती है। ठीक है, ये एक संसद इसको बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संसद इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम देखते हैं सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद होती है, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसको। इसमें अगर देखें तो इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा परिषद का जो कार्य रहता है वो पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? कोई आतंकवादी संगठन हुआ या कोई ऐसा संगठन हुआ जो किसी देश को परेशान कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है, वह मानवता के लिए चुनौती बन चुका है, मतलब मानवता को ख़त्म करना चाहता है, ऐसा कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा, वो दोस्तों उसके खिलाफ क्या करता है, ये सुरक्षा परिषद एक्शन लेता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि बॉडीगार्ड है क्या हमारी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वह कौन? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, इसमें अगर देखें दोस्तों तो कुल देश है इसमें 15। ठीक है, 15 देश है, लेकिन 15 में से अगर देखा जाए तो 5 तो स्थायी रहते हैं और 10 अस्थायी रहते हैं। ठीक है, 5 स्थायी कौन कौन से? अब दोस्तों सुरक्षा परिषद का मतलब क्या? मतलब पूरी दुनिया को सिक्योर करना, सुरक्षित रखना मानवता को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सुरक्षित कौन कौन देश इसमें शामिल हो सकते हैं? जिनके पास अच्छी सेना हो, सुपर पावर सेना हो, जिसके पास आधुनिक हथियार हो, और जो क्या हो, जिसके पास मजबूत सेना हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। तो ऐसे दोस्त सुपर पावर कौन कौन से दोस्तों? वही शामिल होंगे। मतलब ऐसे देश इसमें शामिल होंगे दोस्तों जो क्या हो, जिनके पास शक्तिशाली सेना हो। ऐसे देश थोड़ी शामिल हो सकते हैं जो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता और पूरी दुनिया की सुरक्षा कैसे करेगा वो? तो इसमें दोस्तों वह देश कौन कौन से आपको याद होगा, एक अगर देखें तो यूएसए तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा। सुपर पावर जो कि अमेरिका है, अमेरिका तो रहेगा ही, क्योंकि सबसे सुपर पावर इससे बढ़कर और कौन है, तो यह तो रहेगा। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर देखें दोस्तों तो रशिया भी रहेगा, क्योंकि यूएसए के बाद में रशिया ही तो सुपर पावर, तो दोस्तों रशिया भी इसमें शामिल है। ठीक, दो देश तो ये हो गए। तीसरा अगर देखें दोस्तों तो ब्रिटेन आ जाता है। ब्रिटेन आपको पता होगा किसी ज़माने में ब्रिटेन ही डॉन हुआ करता पूरी दुनिया का, जो कि अधिकतर इसके ही देश गुलाम हुआ करते थे, उसमें से अमेरिका भी था। ठीक, तो अब देखिए ब्रिटेन दोस्तों तीसरे नंबर पर। चौथे पर देखें तो फ्रांस आ जाता है। 5वें पर चीन आ जाता है। ये 5 स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य। आपको पता होगा चीन जो है दोस्तों, जो मैंने भारत और चीन से संबंधित जो देशों से संबंध हमारे किस तरह के रहे, उसमें एक वीडियो दोस्तों भारत और चीन के संबंध, उसमें आपको मैंने बताया भी है कि दक्षिण से मतलब कि सुरक्षा परिषद में सदस्य चुनने की बात हो रही थी कि दक्षिण एशिया में से कौन जाए, तो भारत ने चाइना का नाम आगे किया था, आपको याद हो तो। मतलब भारत ने बोला भी था कि हम चाहे सदस्य बने या चाहे चीन बने एक ही बात है, क्योंकि दोस्तों उस समय उतने अच्छे संबंध थे हमारे। लेकिन फिर चाइना इसका सदस्य बन गया और तब से अब तक भारत दोस्तों सदस्य नहीं बन पाया है। वो जो सदस्य बनने में जो बीच में जो रोड़ा अटकाता है, जो बांधा बना हुआ है, वो दोस्तों चाइना ही बनता है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी हमारे पास आज के समय दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन है, हमारी सेना जो कि वर्ल्ड में 4थे या 5वें नंबर पर आती है। हमारे पास चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हम सब में काफ़ी मजबूती, काफ़ी आधुनिक हथियार हमारे पास हो चुके। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हमारे को फिर सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहिए जब हमारे पास इतनी अच्छी सेना हो चुकी है। लेकिन शामिल होने नहीं देता, कौन होने नहीं देता? मतलब जो चीन है और हमारा एक और जो कि चिर प्रतिद्वंदी जो कि पाकिस्तान। ये दोनों दोस्तों, चीन जो वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा जो भी सुरक्षा परिषद के सदस्य रहते हैं वो किसी निर्णय से नाखुश हो तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब वो निर्णय अब आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा। दोस्तों ये ऐसा ही करता है, सभी देशों समर्थन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि शुरू से रसिया से, जो कि यूएसएसआर था पहले, रसिया से काफ़ी अच्छी बनती है हमारी। रसिया शुरू से हमारा सहयोग करता है, तो रसिया तो हमको क्या करता है, सुरक्षा परिषद के लिए हमको वोटिंग करता है, वो तो हमको सहमति देता है, लेकिन चाइना मना कर देता है। ठीक दोस्तों, ये हम जो अभी अस्थायी तौर पर सदस्य नहीं बन पाए सुरक्षा परिषद के, क्योंकि दोस्तों एक
मतलब कि हम ऐसे देश हैं जो इतनी अच्छी सेना होने के बावजूद भी हम सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों वह इसी का कारण है, चाइना में बीच में बांधा बना हुआ है। ठीक, देखिए अब ये तो 5 स्थायी हो गए और 10 अस्थायी रहते हैं जो हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब कुल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य रहते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, ये दोस्तों 15 सदस्य रहते हैं, 5 अस्थायी है और भारत भी दोस्तों उसकी उम्मीद हो रही है, जो कि अस्थायी तो दोस्तों भारत 2 बार बन चुका है, लेकिन स्थायी बनना है हमेशा के लिए, क्योंकि दोस्तों ये वही देश इसमें आ सकते हैं स्थायी तौर पर जिसके पास अच्छी सेना है। तो उसमें हम भी तो आते हैं, लेकिन दोस्तों हम अभी नहीं बन पाए, आगे बन जाएंगे। अब देखिए सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इसका कार्य क्या होता है? पूरी दुनिया के देशों को, मानवता को प्रोटेक्ट करना, और अगर महासचिव की नियुक्ति हो रही तो अपनी सलाह देना। ये दोस्तों हमने 2 पार्ट देखे, किसके? यूएनओ के। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं, वो है सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक परिषद, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसमें कुल 54 देश हैं। ठीक है, 54 देश है और इसकी बैठक 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, यह न्यूयॉर्क यहीं पर, और जुलाई में जेनेवा में होती है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहाँ पर। तो अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में मतलब जेनेवा में। ठीक, अब देखिए इसका कार्य क्या रहता है कि मतलब कि आर्थिक, जो कि इकोनॉमी और साइकोल, उसमें दोस्तों सामाजिक के क्षेत्र में क्या करता है? मतलब देशों को मोटिवेट करता है। कौन? सामाजिक आर्थिक परिषद होती है ये। अब देखिए ये दोस्तों सामाजिक आर्थिक परिषद हुआ। इसके बाद में एक और होती है उपन्यास परिषद। उपन्यास परिषद होती है, इसका ये क्या कार्य करता है दोस्तों? ये अविकसित देश रहते हैं उसको सहायता करता है। इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है दोस्तों, नाम है बस, खास तो यही रहते हैं। अब उसके बाद में एक और आता है सचिवालय। सचिवालय क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया कि जिस तरह कौन सा भी देश चलता है तो कैसे चलता है, वहाँ संविधान रहता है हर देश का, और नियम कानून से चलता है देश। कोई मतलब ऐसे ही नहीं चलता कोई भी चालान लग जाए, नहीं, कानून तरीके से चलेगा ना, नियम बनता है फिर नीचे लागू होता है, फिर उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए ऐसे ही दोस्तों यूएनओ भी कार्य करता है, वहाँ पर हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, उसका भी अपना संविधान बनाओ, अपना कानून बनाओ, उसके अनुसार सभी एक्टिविटी होती है। तो वहाँ दोस्तों लगभग 10,000 लोग क्या करते हैं? वहाँ कार्य करते हैं अधिकारी लेवल पर, और वह सभी सारा पूरा देखते हैं, मतलब उनके कार्यालय बने होते हैं, और उन सभी अधिकारियों का जो हेड रहता है दोस्तों उसको ही महासचिव बोला जाता है। और वो कहाँ बैठता है? तो सचिवालय में बैठता है, और सबका हेड जो रहता है वो महासचिव इसको बोला जाता है। तो पहले जो महासचिव थे दोस्तों वह थे त्रिंगवेली। ठीक, और जो भारत की तरफ से जो बने थे दोस्तों, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो बहन थी उनका नाम था, उनकी जो बहन थी वो थी लक्ष्मी पंडित, वो बनी थी पहली हमारे देश की तरफ से वो महासचिव। दोस्तों ये तो 5 पार्ट हो गए। अब एक और पार्ट बढ़ता है जो कि 6 पार्ट होते हैं यूएनओ का, आपको पता होगा। तो एक होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप याद रखेंगे कि ये मतलब कि न्यूयॉर्क में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दूसरे महाद्वीप में, जो कि अमेरिका में 5 पार्ट आते हैं यूएनओ के, और 6ठा पार्ट जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप में। एक देश है वहाँ पर नीदरलैंड, जैसे उसका पहले नाम हॉलैंड हुआ करता था, नीदरलैंड का एक शहर है हेग, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मिलेगा। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसको इंटरनेशनल कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि दोस्तों मैंने बताया कि अगर कोई मुद्दा आता है, मतलब कोई हमारी बहस होती है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, बड़ा आता है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, सरकार से हम नाखुश होते हैं, सरकार कुछ ऐसा करती है तो हम फिर उस सरकार के खिलाफ अगर केस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर देश लड़ते हैं तो दोस्तों वो कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं, जो कहाँ पर है? नीदरलैंड के एक शहर है फेमस शहर हेग, वहाँ पर जाते हैं। ये दोस्तों हमने 6 पार्ट देखे। महासभा जो विश्व की लघु संसद के थे, इसको सभी देश जो शामिल उनके सदस्य यहाँ पर आते हैं, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं और किसी बात को लेकर यहाँ पर बहस होती है। सुरक्षा परिषद सभी देशों के देशों को सिक्योर करना। 15 देश होते, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी कौन कौन से रहते हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और अस्थायी हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसका कार्य सिक्योर करना। फिर उसके बाद में अगर देखें
सामाजिक आर्थिक परिषद, इसकी 2 बार वर्ष में बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में। ठीक है, यह सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको उनसे संबंधित कार्य देखता है। उपन्यास परिषद अविकसित देशों की सहायता करता है। सचिवालय जो एक कार्यालय होता है, मतलब उनका एक हेड होता है महासचिव, और महासचिवालय में सभी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ना कि क्या हुआ। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ बने होते हैं कि नहीं ऑफिस, और सभी फाइलों को सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। जैसे ही कोई केस आता है कि ये केस आया तो उससे रिलेटेड इससे पहले कौन सा आया था, उसमें क्या जजमेंट था, तो फिर वो फाइल निकाली जाती है, सबको सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर रखते हैं ना। तो वैसे ही सचिवालय में भी उन सबको रखा जाता है। उनका सचिव जो होता है दोस्तों वह मतलब महासचिव होता है। और भारत की तरफ से जो महासचिव बने थे वो बने थे विजय लक्ष्मी पंडित, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने यूएनओ से संबंधित देखा, बिल्कुल बेसिक था। और दोस्तों ये वर्ल्ड लेवल पर कार्य करता है, सभी देशों को सिक्योर करने का इसका कार्य रहता है, मतलब कि सुरक्षित रखना। और कोई संगठन रहते, कोई आतंकवादी संगठन या कोई भी, तो ये क्या करते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेता है। क्योंकि दोस्तों इसका कार्य यही है कि देश लड़े नहीं और एकजुट रहे, और क्या हो उसके एकजुट रहे, शांतिपूर्वक तरीके से क्या हो समस्या का हल निकाले और प्रोग्रेस करे आगे के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में किसी और ऑर्गेनाइजेशन